हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुमित पाठक क्लासेस। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, है ना, ताकि जो सबसे पहले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, शॉर्ट में बोलते हैं आरटीआई, है ना। नहीं सुनते होंगे आप कभी कभी आम जनरली चीज़ों में, है ना, कि भाई हमने तो फला के जो है चीज़ों का मामला था, हमने उसके संबंध में हमने आरटीआई जो है कोर्ट में दाखिल किया है, या हमने फलाना चीज़ के संबंध में मैंने आरटीआई दाखिल किया है। ये सारी चीज़ें आप आम चीज़ें सुनने को पाते होंगे आसपास, समझ रहे हैं। तो दोस्तों, हमको आज यही जानना है कि आरटीआई होता क्या है ना, इसमें नियम कौन से होते हैं, हम किसके खिलाफ़ आरटीआई दाखिल कर सकते हैं, है ना, और जो है ये आरटीआई होता क्या है, ये किसके अधीन होता है ना, इस बिल को पारित ये किसके अधीन होता है ना। तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसको जो है इसको अधिनियमित किसने किया, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमको इस वीडियो में मिलने वाली है ना। तो दोस्तों, मान लीजिए जैसे हमने किसी भी चीज़ के लिए जो भी होता है, हम कामकाज के लिए जो भी करना चाहते हैं, हमको संस्कारी जो संस्थाएं होती हैं, जो भी होता है, या सरकारी कामकाज जो होता है, वो सारी चीज़ें आम चीज़ें हमसे छिपा कर रखी जाती हैं, या मेरे काम में ढिलवाई होती है ना, या कोई चीज़ उसका जवाब नहीं देता है कि भाई क्यों हमारे काम में इतनी देरी हो रही है, और सारी चीज़ें। तो इन सब की हम क्या कर सकते हैं, उस सूचना को हम प्राप्त कर सकते हैं और उस अधिकारी को हमको बताना पड़ेगा इसके अधिकार। ये आपको अधिकार है दोस्तों जानने का, है ना। ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि हाँ, हमको अधिकार मिला है या नहीं मिला संविधान के अंदर, है ना। तो इस अधिकार, हमें कुछ अधिकार मिला है कि नहीं मिला है, ये हम प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर अधिकार के रूप में हमें मिल जाए तो फिर क्या भी पूछना है ना। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, आम आदमी जानता नहीं उस बारे में, है ना। जो हमसे छुपा कर हमसे जो है छुपी हुई जानकारी है ना, उस चीज़ को भाई पढ़ना पड़ेगा, है ना। और उस चीज़ को आज जान लेंगे तो फिर आगे आपको दिक्कत आएगी नहीं, है ना। तो दोस्तों, वही सब इसमें जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक होने वाला वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई 2005, है ना। तो दोस्तों, इसमें जो है पहली चीज़ तो पॉइंट वाइज हम देखते हैं इसमें, है ना। पहला है, ये भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित है ना। ये क्या है, ये जो आरटीआई है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, ये दोस्तों किसके द्वारा है, ये भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित है और भारत की संसद का एक कार्य है। मतलब ये इसको जो है अधिनियमित किसने किया है, ये भारत के संसद ने जो है इसको अधिनियमित किया है। ये भारत के संसद ने जो है इसको बनाया है ना, ये अधिकार प्रदान किया है ना जो है। तो इसको अधिनियमित करने का कार्य किसका है, वो भारतीय संसद का है ना, भारत की संसद का है। दोस्तों, इसमें अगला पॉइंट जो दिया है वो दिया है, ये भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता है। समझ रहे, भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता है। मिल गया पॉइंट, समझ रहे हैं। इसमें क्या कहता है, देखिए स्पष्ट लिखा है भाई कि ये भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता है। मतलब अगर यदि कोई अधिकारी आपको किसी भी काम को, है ना, या सरकारी जो है जो भी है पब्लिक, है ना, पब्लिक सेवा जो भी है, पब्लिक सेवा अफसर जो भी है, अगर ये मान लीजिए कोई बैठा हुआ है जिसको दिया है कि आप जनता की चीज़ों को सुनिए या उसके चीज़ों का निस्तारण करिए या उसको सूचना, उसके काम को करिए समय से, और वो जो भी है सरकारी जो प्राधिकरण होता है ना, सरकारी संस्था जो है, उनको अगर कोई भी कार्यभार सौंप करके बिठाया गया है और वो सूचना हमको नहीं दे रही है और हमसे छिपाई हुई हैं और हमारे कार्य को भी नहीं कर रही हैं, तो दोस्तों ये आपको अधिकार प्रदान करता है ना, आपको अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसमें जो है नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता है। ये भारतीय नागरिकों को क्या करता है, ये जो आरटीआई है, ये भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट आपको दिया है, सहभागी, है ना, सहभागी को बढ़ावा देता है। सरकारी कामकाज में जनता की भागीदारी को ये क्या करता है दोस्तों, बढ़ाता है ना। तो दोस्तों, ये क्या करता है, सहभागी को बढ़ावा देता है, सरकारी कामकाज में जनता की भागीदारी को बढ़ाता है। मतलब इसमें दोस्तों सरकारी कामकाज में जनता भी शामिल होगी,
है ना, वो सारी चीज़ें जान सकेगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्यों लेटेड लग रहा है हमारे काम में, है ना। तो उन सारी चीज़ों के बारे में वो अब छुप कर नहीं रह सकती, है ना। तो ये आपको जानने का अधिकार देता है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसमें जो ऑप्शन 4 पॉइंट है वो है सरकार के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है दोस्तों। यदि मान लीजिए आप सूचना के बारे में जानकारी पाएंगे तो उससे क्या होगा, लोग जो चीज़ें छिपा करके जो दोस्तों जो सरकारी काम काज है उसमें पारदर्शिता आएगी कि नहीं आएगी, मतलब वो काम अच्छे से करेंगे। यदि आप एक्टिव रहेंगे, आपको सूचना मिलती रहेगी, आप जानकारी पाते रहेंगे, तो उनको पता रहेगा कि भाई अगला आदमी देख रहा है कि हम क्यों लटका रहे हैं ना उसके काम को, तो जाहिर सी बात है कि उसमें पारदर्शिता आएगी दोस्तों। वही चीज़ इसमें बोला गया है चौथे पॉइंट में कि सरकार के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। 5वां, सरकारी विभागों को निर्णय आदि की सूचना मिल जाती है दोस्तों, है ना। सरकारी जो विभाग के निर्णय आदि की सूचना क्या होती है, इस अधिकार के तहत आपको मिल जाती है दोस्तों, समझ रहे हैं दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें दिया है भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक होता है दोस्तों। इसमें भ्रष्टाचार कम करने की सहायक होती है दोस्तों। ये जो आपका राइट टू RTI जो है दोस्तों, ये भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक होती है दोस्तों। यदि आप दोस्तों इस चीज़ को बारे में जानेंगे तो आप कहीं ना कहीं, मान लीजिए उस संस्था से आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आधार कार्ड के लिए आवेदन किया, आधार कार्ड मेरा नहीं आ रहा है ना, तो जिस भी संस्था को जारी करना है मैं उसको जो है उसके लिए खिलाफ, मान लीजिए इसने किया या और कोई चीज़ें हैं या गड़बड़ी है, या मान लीजिए किसी संस्था द्वारा सुधार किया जा रहा, तो आप संस्था के द्वारा, मान लीजिए कोई सरकारी संस्था हो जारी करने वाला या कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, यदि उसी का आवेदन मान लिया जाए, यदि मैंने कर दिया तो आवेदन में अगर वो लेट कर रहे हैं RTO, तो उसके खिलाफ हम RTI दाखिल कर सकते हैं। या मान लीजिए हमारा नहीं जारी कर रहे हैं ना, साल 2-2 साल नहीं जारी कर रहा है, जबकि उनको जल्दी जारी करना चाहिए, इतना समय नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं आपको उनको सूचना देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, भ्रष्टाचार कम होता है कहीं ना कहीं, है ना। मतलब काम में पारदर्शिता तो आती ही है ना, काम साफ़ सुथरा होता है ना, लोगों को डर रहता है कि कहीं हम फंस ना जाएँ, है ना, तो सारी चीज़ें करते हैं, और भ्रष्टाचार भी जाहिर सी बात है वो भी कम होगी। तो यही सब पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा, है ना, और इसको ध्यान में रखिए दोस्तों। 7वां पॉइंट है शासन अथवा सरकार की जवाबदेही या उत्तरदायित्व तय करता है दोस्तों। ये शासन अथवा सरकार की जो दोस्तों ये सरकार है और ये प्रशासन जो शासन है, इसकी जवाबदेही और उत्तरदायित्व को क्या करता है दोस्तों, उत्तरदायित्व को तय करता है दोस्तों। शासन अथवा सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही और या उत्तरदायित्व बढ़ जाती है दोस्तों, जब जनता के प्रति क्या कर देता है, ये उत्तरदायित्व को बढ़ा देता है कि दोस्तों ये RTI इस चीज़ को याद दिला देता है कि भाई आप जनता के लिए बने हैं और जनता के कामकाज को लटकाया जा रहा है, इसको आप जल्दी से फाइनल करिए, है ना, कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ को, तो उस समय क्या होता है, शासन और सरकार का जनता के प्रति क्या होता है, जवाबदेही और उत्तरदायित्व बढ़ जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, पॉइंट नंबर 8 जो है, क्वेश्चन क्या याद आ रहा है ना, सूचना केवल सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लोक प्राधिकरण से ही प्राप्त की जा सकती है दोस्तों, जिसको पब्लिक अथॉरिटी बोलते हैं ना। तो दोस्तों क्या कोई भी सरकारी संस्था से या आप लोक प्राधिकरण से ही सूचना प्राप्त कर सकते हैं, है ना दोस्तों। सूचना का ये यहाँ दोस्तों प्राधिकरण देख करके आप डरना मत, है ना। लोक प्राधिकरण मतलब वही सब जो सरकारी संस्थाएं हो गई या हो गया सरकारी विभाग हो गया, है ना, आदि उन्हीं सबसे जो है सूचना क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है ना। सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना है। ये भी पॉइंट 9 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सूचना का अधिकार क्या दोस्तों, ये आपको कानूनी अधिकार है, आपको कानूनी तौर पर एक अधिकार प्रदान किया गया है कि आप किसी भी सरकारी संस्था या सरकारी विभाग के द्वारा आप सूचना को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। यदि आपको सूचना की आवश्यकता है तो आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं RTI फाइल करके उसके खिलाफ, ठीक ना। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखिए दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, हमारे संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में स्पष्ट रूप से सूचना का अधिकार नहीं दिया गया दोस्तों। हमारे संविधान में भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में स्पष्ट रूप से सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों अथवा फैसलों में अनुच्छेद 1A के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुच्छेद में सूचना के अधिकार को भी निहित माना है, समझ रहे हैं। मतलब जो है ये भाग 3 में तो मौलिक अधिकारों में नहीं है, स्पष्ट रूप से सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है अपने विभिन्न निर्णयों अथवा फैसलों में अनुच्छेद 1A के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुच्छेद में सूचना के अधिकार को भी निहित माना है, समझ रहे हैं।
भाई जब किसी को आप विचार एवं अभिव्यक्ति जो है दोस्तों, यदि आप किसी को बोलने देंगे, कोई चीज़ कहने देंगे, है ना, तो आप जाहिर सी बात है उसके तरफ से भी कोई रिप्लाई आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भाई अभिव्यक्ति आदमी की उसकी स्वतंत्रता तो है ना, अनुच्छेद में। तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इसको भी क्या है कि अगर यदि किसी व्यक्ति को बोलने दिया जाए तभी ना भाई वो कोई सूचना प्राप्त कर पाएगा, सही चीज़ की जानकारी पाएगा। और यदि आप किसी को अभिव्यक्ति पे ही रोक लगा देंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो सूचना या कोई चीज़ जानकारी कैसे प्राप्त करेगा, है ना। तो इस चीज़ को माना है सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न आदेशों में, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे के क्वेश्चन में हम देखते हैं। पॉइंट नंबर अगला है 1986 श्री कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम 1986 में दोस्तों, इसमें जो आया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, है ना, सूचना का अधिकार, है ना, अनुच्छेद 19 में सूचना का अधिकार स्पष्ट रूप से शामिल है, क्योंकि सूचना के बिना नागरिकों द्वारा बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता। दोस्तों मैंने देखिए आगे बताया आपको, है ना, कि बोलने वाला, है ना, अभिव्यक्ति, है ना, बिना नागरिकों द्वारा बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता दोस्तों, है ना। किसका? अनुच्छेद 19 में सूचना के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया दोस्तों, है ना। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। किसके केस में? तो 1986 में श्री कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम 1986 में दोस्तों ये स्पष्ट किया गया, है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सूचना का अधिकार स्पष्ट रूप से शामिल है, क्योंकि सूचना के बिना नागरिकों द्वारा बोलने की, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना। तो दोस्तों ये केस भी याद रखना पड़ेगा आपको, है ना, कहीं ना कहीं कि किसमें जो है भारतीय संविधान में किसके केस में शामिल किया गया था, है ना। तो वो चीज़ लिखना है। दोस्तों इसमें आरटीआई एक्ट 2005 के अध्याय एवं धाराएं, है ना। दोस्तों इस पॉइंट को हम देखते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है इसमें, है ना, हेडिंग आरटीआई एक्ट 2005 के अध्याय एवं धाराएं। दोस्तों इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 के द्वारा सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को निरस्त किया गया था। दोस्तों आरटीआई एक्ट 2005 के द्वारा किसको निरस्त किया गया था दोस्तों? तो इस चीज़ को सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को निरस्त किया गया था। समझ रहे हैं? इस चीज़ को निरस्त कर दिया गया था और उसकी जगह पर आरटीआई एक्ट 2005 को लाया गया था। समझ रहे हैं? अगला पॉइंट है आरटीआई एक्ट 2005 के द्वारा आधिकारिक गुप्त अधिनियम 1923, समझ रहे, जिसको बोलते थे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, है ना, 1923 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, है ना, 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, है ना, कुछ संशोधित किया गया था। समझ रहे हैं? आरटीआई एक्ट 5 के द्वारा किसको संशोधित किया गया था? तो दोस्तों आधिकारिक गुप्त अधिनियम को 1923 को संशोधित किया गया था और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को संशोधित किया गया था। दोस्तों इस चीज़ को याद रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, लोकसभा द्वारा पारित 11 मई 2005, है ना, आरटीआई एक्ट राज्यसभा से पारित 12 मई 2005। दोस्तों जो लोकसभा से पारित हुई 11 मई 2005 को पारित हुई थी। समझ रहे हैं? और आरटीआई एक्ट, है ना, और राज्यसभा से पारित 12 मई 2005 को हुई थी। समझ रहे हैं? और राष्ट्रपति को मंजूरी 15 जून 2005, है ना। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और 12 अक्टूबर 2005 से को लागू हुआ था, है ना। ये जो आरटीआई लागू हुआ दोस्तों 2005, ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। समझ रहे हैं? तो दोस्तों इसमें से कई क्वेश्चन आपके बन गए, है ना। मतलब कब पारित हुआ आरटीआई एक्ट 2005, कब लोकसभा द्वारा पारित हुआ? तो 11 मई 2005 को पारित हुआ। राज्यसभा द्वारा कब पारित हुआ? तो 12 मई 2005 को पारित हुआ। और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली? तो 15 जून 2005 को मंजूरी मिली आरटीआई एक्ट 2005 को। और आरटीआई एक्ट 2005 को 12 अक्टूबर 2005 से इसको लागू कर दिया गया पूरे संपूर्ण भारत पे, ठीक ना। तो इतना क्वेश्चन आपका बन गया। तो दोस्तों आइए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन इसमें, है ना, कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। किस वर्ष आरटीआई में संशोधन करके राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे से बाहर किया गया? ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है ना। तो राजनीतिक पार्टियों को
कब आरटीआई के दायरे से बाहर किया गया, तो दोस्तों इसमें देखते हैं, है ना। तो आरटीआई 2013 के संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा, आरटीआई है ना, 2013 के संशोधन के द्वारा बाहर किया गया था। किसको, राजनीतिक पार्टियों को, है ना, आरटीआई के दायरे से बाहर किया गया था। 2019 में संशोधन के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त आदि की सेवा शर्तों में बदलाव किया गया। समझ रहे, 2019 में, अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें, 2019 में संशोधन के द्वारा, है ना, मुख्य सूचना आयुक्त आदि की सेवा शर्तों में बदलाव किया गया था। मुख्य रूप, अगला पॉइंट है, मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि 5 वर्ष होती थी। दोस्तों इसमें अवधि जो होती थी मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि, वो पहले 5 वर्ष होती थी, लेकिन संशोधन करके इसमें क्या कर दिया गया, लेकिन संशोधन के बाद सरकार तय करेगी पदावधि कितनी होगी। समझ रहे, मुख्य सूचना आयुक्त की जो पदावधि होगी वो कितनी होगी, ये सरकार डिसाइड करेगी दोस्तों। तो इस चीज़ का बदलाव कर दिया कब, 2019 में संशोधन में के द्वारा, है ना, संशोधन के द्वारा कर दिया गया था दोस्तों। मुख्य सूचना आयुक्त आदि की सेवा एवं शर्तों में बदलाव, यही सब किया गया था, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है। सितंबर 2019 में आरटीआई नियम में संशोधन करके पदावधि 3 वर्ष कर दी गई। दोस्तों सितंबर 2019 में आरटीआई नियम में दोस्तों संशोधन करके पदावधि क्या कर दिया गया दोस्तों, 3 वर्ष कर दिया गया। जो पदावधि पहले 5 वर्ष होते थे दोस्तों, उसको 3 वर्ष कर दिया। पहले तो क्या सरकार तय करेगी, फिर उसके बाद क्या बोल दिया कि अब पदावधि जो दोस्तों हो गई मुख्य सूचना आयुक्त की, वो कितना हो गई, वो 3 वर्ष कर दिया गया, है ना। दोस्तों 2023 में व्यक्ति डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 में व्यक्तिगत सूचना देने पर रोक लगाई गई है ना। 2023 में व्यक्तिगत सूचना, है ना, डाटा संरक्षण, है ना, 2023 में व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, है ना, 2023 में व्यक्तिगत सूचना देने पर रोक लगाई गई। दोस्तों यदि कोई व्यक्तिगत सूचना को जो है देता है, उस चीज़ नहीं दे सकता है, उस चीज़ पर रोक लगाई गई। कब, 2023 में, है ना। आप व्यक्तिगत किसी की डाटा आप नहीं दे सकते, है ना। तो वो चीज़ें की रोक लगाई गई थी कब, 2023 में, है ना। तो दोस्तों आइए हम अगला इसमें देखते हैं कि क्या है ना। दोस्तों देखिए आरटीआई एक्ट का स्ट्रक्चर और ढांचा। दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर है, आरटीआई एक्ट का स्ट्रक्चर और ढांचा, इस चीज़ को हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें और क्या क्या हमें पढ़नी है ना आरटीआई एक्ट में। दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है कुल अध्याय। दोस्तों इसमें 6 अध्याय है, उसको हमें पढ़ने हैं। और कितनी धाराएँ हैं इसमें, सेक्शंस कितनी है ना, वो 31 से, है ना। और शेड्यूल्स कितने हैं, तो अनुसूची जो जितनी है वो हमारी 2 अनुसूची है ना। तो हमें 6 अध्याय पढ़ने हैं, 31 धाराएं पढ़ने हैं, 2 अनुसूची पढ़नी है। किसके अंतर्गत, आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत। समझ रहे हैं, उसका ढांचा है ये। तो आइए आगे हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने की कोशिश करते हैं भाई, पढ़ रहे हैं आगे, है ना। तो पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें चैप्टर अध्याय 1 है प्रारंभिक, है ना, प्रिलिमिनरी, है ना। इसमें प्रारंभिक जो अध्याय है चैप्टर, उसमें दोस्तों सेक्शन 1 धारा 1 और 2 है ना। तो दोस्तों पहले हम धारा 1 पढ़ते हैं ना। तो धारा 1 में दोस्तों क्या होता है कि वो एक्ट का नाम दिया होता है, उसका क्षेत्र दिया होता है और वो कब अधिनियमित हुआ है उसकी तिथि दी होती है ना। तो दोस्तों इसके धारा 1 में जो दिया गया है वो दिया गया है, जैसे इसका नाम हो गया आरटीआई एक्ट 2005, है ना। इसका नाम हो गया, एरिया है जो है ना, मतलब इसका क्षेत्र कितना है। तो दोस्तों ये संपूर्ण भारत पे लागू है ना आरटीआई एक्ट 2005। फिर इसका दे दिया है ना, इसका जो है अधिनियमित तिथि क्या है ना। तो दोस्तों इसका जो अधिनियमित तिथि है वो 12 अक्टूबर 2005 है। उसके बाद में सेक्शन 2 जो दिया दोस्तों दिया है, वो सेक्शन 2 जो दिया है वो धारा 2F के नाम से है ना, 2F। तो दोस्तों इसमें दिया सूचना की परिभाषा के बारे में। दोस्तों जो सेक्शन है ना धारा 2F में क्या दिया गया है, इसके सूचना के बारे में, है ना, सूचना की परिभाषा। दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी डिफिनेशन क्या है, इसके बारे में दिया है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं कि सूचना होती क्या है आखिर, है ना। अभी तो हमने तो एक्ट के बारे में पढ़ी है ना, जो आरटीआई एक्ट है ना, इसके बारे में पढ़ी है। लेकिन हमने तो अभी सूचना जाननी कि सूचना होती आखिर क्या है, इसके बारे में तो जान लें हम। तो सूचना इसमें परिभाषा उसकी हम देखते हैं। सूचना के अंतर्गत किसी भी रूप में
ऑनलाइन सूचना या हार्ड कॉपी निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित शामिल है ना। मतलब ऑनलाइन सूचना हो या फिर हार्ड कॉपी हो, है ना, वो निम्नलिखित शामिल है। आप आइए देखते हैं नीचे क्या कौन से पॉइंट में क्या क्या चीज़ें शामिल है ना सूचना के अंतर्गत। दोस्तों रिकॉर्ड्स, मतलब कोई रिकॉर्ड हो, है ना, डॉक्यूमेंट्स हो, मेमोज़ हो, है ना, ईमेल हो, रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तों कोई राय हो गया, ओपिनियन, है ना, एडवाइस हो गया, किसी की सलाह हो गई, है ना, प्रेस विज्ञप्ति हो गई, है ना, इसको प्रेस रिलीज बोलते हैं ना, परिपत्र हो गया, उसके बाद आदेश हो गया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो दूसरे पॉइंट में है ना, ये सब क्या होती है, सूचनाएं होती हैं हमारी, है ना। तीसरा पॉइंट दिया है इलेक्ट्रॉनिक अथवा डिजिटल रूप में, है ना, मौजूद निम्नलिखित में से कोई सामग्री, है ना, मतलब डिजिटल अथवा इलेक्ट्रॉनिक अथवा डिजिटल रूप से मौजूद निम्नलिखित में से कोई भी सामग्री, जैसे पुस्तकें हो गए ना, लॉग बुक्स हो गए, कॉन्टेक्ट्स हो गए, अनुबंध हो, है ना, रिपोर्ट्स हो गए, पन्नों हो गए, है ना, नमूनों, मॉडल डेटा सामग्री, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, और सूचना के अंतर्गत आती है भाई। अगला पॉइंट है किसी लोक प्राधिकरण के पास मौजूद किसी निजी संस्था अथवा कंपनी की जानकारी, जैसे किसी कंपनी के द्वारा भरे गए इनकम टैक्स की जानकारी हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें क्या आती है, सूचना के अंतर्गत आती है। समझ रहे हैं। अगला पॉइंट इसमें दिया दोस्तों विनीत बंदोपाध्याय बनाम CBSE। दोस्तों मार्कशीट, स्कोर कार्ड, है ना, आंसर शीट, इनको भी सूचना माना गया दोस्तों। किसमें, विनीत बंदोपाध्याय बनाम CBSE, है ना। दोस्तों ये जो विनीत बंदोपाध्याय थे बनाम जो CBSE बोर्ड के खिलाफ दोस्तों, इनका जो अंक पत्र जो है लेट से आया था, है ना, मार्कशीट, है ना, आने में लेट हुई थी, जिस पर इन्होंने क्या किया था, CBSE बोर्ड के खिलाफ पहले इन्होंने क्या किया था, रिट याचिका दायर, इन्होंने क्या किया था, कोर्ट में RTI दाखिल किया था, है ना, उसके खिलाफ, है ना, उस संस्था के खिलाफ, CBSE बोर्ड के खिलाफ। अब सोच सकते हैं। तो दोस्तों इसको भी सूचना में शामिल कर लिया गया, है ना, सूचना माना गया। आंसर शीट को भी सूचना माना गया। किस केस में, पहले नहीं था लेकिन बाद में जो है अब इसको जो है विनीत बंदोपाध्याय बनाम CBSE बोर्ड, है ना, मार्कशीट, स्कोर कार्ड, इनको भी सूचना मान लिया गया, है ना, तो सूचना माना गया। दोस्तों EVM को भी एक सूचना ही माना गया, फाइल नोटिंग भी एक सूचना ही है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ें के आपको आशा करते हैं कि आपको अब तो सूचना समझ में आ ही गया होगा कि सूचना आखिर होते क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें अगली धारा क्या है। दोस्तों इसमें जो अगली धाराएं हैं सेक्शन, है ना, अगली जो धारा है वो धारा 2H है ना, जिसके आपको दिया है लोक प्राधिकरण। दोस्तों पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा इसमें बताई गई है ना। धारा 2H में क्या बताई गई है, तो सेक्शन 2H में बताई गई है आपको लोक प्राधिकरण, पब्लिक अथॉरिटी की डिफिनेशन आपको बताई गई है दोस्तों। तो आपको ये ऐसे हेडिंग डाल लेना है और नोट भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं याद करने के लिए, है ना। निम्नलिखित में से कोई भी प्राधिकरण या निकाय या स्वशासित संस्था जिसका गठन या स्थापना निम्नलिखित के द्वारा की गई हो। समझ रहे हैं आपको, जो है मतलब कोई भी ऐसा प्राधिकरण हो या निकाय हो या स्वशासित संस्था हो जिसका गठन निम्नलिखित द्वारा की गई हो, तो मतलब जिन निम्नलिखित के द्वारा किया गया हो। आप देखते हैं किन के द्वारा किया गया हो, है ना। जिससे ये दिया है संविधान के द्वारा गठन, जैसे चुनाव आयोग हुआ है, मतलब दोस्तों संविधान के द्वारा गठन होना चाहिए, है ना। उसे आप क्या बोलेंगे, लोक प्राधिकरण बोलेंगे। जैसे चुनाव आयोग हो गया, UPSC हो गया, है ना। ये भी आप दिया है पॉइंट, देखिए संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा गठन, जैसे नाबार्ड हो गया, सेबी आदि, है ना, इस तरीके का होना चाहिए। तब आप उसको क्या बोलेंगे, लोक प्राधिकरण बोलेंगे, है ना। अगला पॉइंट दोस्तों देखेंगे इसमें C, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा स्थापित कोई संस्था, जैसे हो गया उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश महिला आयोग, है ना। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा बनाई गई थी, तो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई, है ना, विधि के द्वारा स्थापित है ना। तो ये सारी संस्था किसके अंतर क्या आती हैं, ये सारी संस्था क्या आती है, लोक प्राधिकरण के अंतर्गत आती हैं, है ना। तो अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लोक प्राधिकरण किसे कहते हैं, है ना। तो ये अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, और किसे कहते हैं लोक प्राधिकरण। तो ऐसी कोई संस्था जिसका गठन समुचित सरकार की अधिसूचना या आदेश के द्वारा हुआ हो। भाई ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी कोई संस्था भी गठित हो, है ना, जिसका समुचित सरकार की अधिसूचना या आदेश के आधार पर गठन किया गया हो, है ना। जैसे कि नीति आयोग, है ना, इसका गठन किया गया है,
तो अगला जो आपको दिया है पॉइंट, उसको देखते हैं कि अगला पॉइंट कौन सा हो सकता है। लोक प्राधिकरण, है ना, यानी पब्लिक अथॉरिटी और किसे बोलेंगे, है ना, जिसे सूचना के अंतर्गत रखा गया है। भाई सूचना आप उसी में प्राप्त करेंगे जो लोक प्राधिकरण है, सरकारी संस्था हो या फिर सरकारी संस्था हो या फिर सरकारी कोई जो है वो, है ना, सरकारी संस्था या सरकारी कोई भी चीज़ें हो, लोक प्राधिकरण वगैरह जो भी है ना, कहीं ना कहीं सरकारी संस्था भी हो सकती है, सरकारी दफ्तर भी हो सकता है, जो भी आप माने। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट याद रखनी होंगी, है ना। तो अब देखते हैं लोक प्राधिकरण का सीधा मतलब जानिए, सरकारी संस्था या सरकारी कोई बोर्ड हो गया या सरकारी कोई संगठन हो गया, है ना, या फिर सरकारी कोई वो हो गई, यार क्या कहते हैं जिसको, बोर्ड वगैरह, है ना, जो अभी आपको बताया गया है, जो भी एग्ज़ाम वगैरह करवाती है ना। यूपीएससी के बारे में आप सुनबे किए हैं अभी, बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड वगैरह हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, ऐसे सारी चीज़ें तमाम होती है ना। दोस्तों देखिए अगला जो है ई, ऐसी संस्था जो सरकार के स्वामित्व नियंत्रण में हो अथवा सरकार द्वारा वित्त पोषित हो, जैसे कि OMG, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPCL आदि, है ना। तो ये हो गया। फिर एफ दिया है लोक प्राधिकरण, इसे भी बोलेंगे ऐसी कोई NGO जिसका वित्त पोषण, है ना, सरकार कर रही हो, जैसे कि अधिकांश हिस्सा सरकार द्वारा वित्त पोषित, जिसका अधिकांश हिस्सा सरकार द्वारा वित्त पोषित हो, उससे भी आप लोक प्राधिकरण बोलेंगे, है ना। उन सबसे आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो लोक प्राधिकरण की परिभाषा के बारे में किसमें दिया गया जानकारी, और सेक्शन 2H में दिया गया है ना। तो इस चीज़ को याद रखना। आइए हम अगले धारा के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों अगली धारा के बारे में देखते हैं, धारा 2I, है ना। इसके अंतर्गत जो दिखा है दोस्तों, सेक्शन 2I के अंतर्गत जो दिया गया है आपको, रिकॉर्ड अथवा अभिलेख की परिभाषा। दोस्तों रिकॉर्ड अथवा अभिलेख की परिभाषा, डिफिनेशन आपको बताई गई है। इसमें निम्नलिखित शामिल है दोस्तों, जैसे ये पॉइंट इसमें देखते हैं। पहला पॉइंट, कोई भी दस्तावेज, पांडुलिपि, मतलब हाथ से लिखी गई कोई चीज़ और फाइल, है ना, ये सारी चीज़ किसमें आती है, रिकॉर्ड अथवा अभिलेख के अंतर्गत आती है ना। V2 पॉइंट दिया गया आपको इसमें, कोई माइक्रोफिल्म हो गया, कोई माइक्रोचिप हो गया या किसी दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी हो गई, ये भी किसके अंतर्गत आती है, रिकॉर्ड अथवा अभिलेख की परिभाषा के अंतर्गत आती है ना। रिकॉर्ड अथवा अभिलेख के अंतर्गत आती है। और तीसरा जो पॉइंट दिया गया है, किसी माइक्रोफिल्म सन्निहित कोई छवि जिसका पुनः उत्पादन किया जा सकता है, ये किसके अंतर्गत आती है, वो रिकॉर्ड अथवा अभिलेख के अंतर्गत आती है ना। चौथा पॉइंट दिया गया, कंप्यूटर अथवा किसी अन्य उपकरण द्वारा निर्मित अन्य सामग्री भी हो सकती है, किसके अंतर्गत, रिकॉर्ड अथवा अभिलेख के अंतर्गत, है ना। तो दोस्तों इसके अंतर्गत ये चीज़ें बताई गई हैं। आइए देखते हैं आगे। दोस्तों इसमें अगला सेक्शन जो है सेक्शन 2J, है ना। इसमें दोस्तों दिया है आपको, अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, डिफिनेशन ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार की परिभाषा। दोस्तों सूचना के अधिकार की परिभाषा आपको की इसमें दिया गया है दोस्तों। सेक्शन 2J के अंतर्गत क्या बताया गया, सूचना के अधिकार की परिभाषा। दोस्तों सूचना के अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं, है ना। सूचना के अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं, तो दोस्तों आइए हम इसको पॉइंट वाइज करके देखते हैं क्रमशः कौन कौन से शामिल हैं। दोस्तों इसमें देखते हैं हम आगे। दोस्तों इसमें जो पहला शामिल है वो है, पहला पॉइंट, सूचना तक सुलभ पहुंच अधिकार, है ना। सूचना तक आप सुलभ पहुंच का अधिकार आपके अंतर्गत, इसके अंतर्गत आता है ना। मतलब सूचना के अधिकार के परिभाषा के अंतर्गत आपका आता है, आप सूचना तक आसानी से या सुलभ तरीके से पहुंच जाएं, इसका अधिकार, है ना। दूसरा पॉइंट दिया है, किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में जो सूचना है उस तक सुलभ पहुंच का अधिकार, है ना। मतलब किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण है और उसके अंतर्गत नियंत्रण में कोई सूचना है तो आप उसके पास तक क्या बोले, सुलभ तरीके से आप पहुंच जाएं, उसका अधिकार, है ना। और तीसरा दिया गया है आपको, इनमें से निम्नलिखित भी शामिल हैं, है ना। इनमें निम्नलिखित शामिल है, मतलब दूसरे के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है ना। जो इसका पहला तो ऊपर वाला होगा, दूसरे में निम्नलिखित इसमें पॉइंट है ना, इसमें निम्नलिखित शामिल है, मतलब दूसरे पॉइंट में सुलभ पहुंच अधिकार इसमें निम्नलिखित शामिल है। पहला पॉइंट है, किसी भी कृति अथवा दस्तावेज अभिलेख का निरीक्षण करने का अधिकार। दूसरा पॉइंट है, ऐसे दस्तावेज या अभिलेखों
की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने का अधिकार। तीसरा दिया गया किसी सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार, और आप नमूने भी उसके ले सकते हैं जो सामग्री है किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास, उसके आप प्रमाणित नमूने भी ले सकते हैं, जिसकी नकल या कॉपी कहते हैं आप, है ना। ऐसे दस्तावेज या अभिलेखों को प्रमाणित प्रतिलिपि भी ले सकते हैं आप, है ना। तो ये सारी चीज़ों के जो है अधिकार इसमें शामिल हैं। और चौथा है कंप्यूटर में संग्रहित किसी डिजिटल सूचना को सीडी, पेन ड्राइव, है ना, फ्लॉपी डिस्क या वीडियो कैसेट या प्रिंट आउट के माध्यम से लेने का भी आपको अधिकार है ना। ये सारी चीज़ें। आइए हम देखते हैं अगला जो सेक्शन है ना, सेक्शन 2N में दिया है थर्ड पार्टी की परिभाषा, है ना। मतलब थर्ड पार्टी हम किसे बोलेंगे उसकी परिभाषा इस सेक्शन के अंतर्गत दी गई है। तो इसके अंतर्गत दिया गया था, तो जिसमें देखिए दोस्तों, हम थर्ड पार्टी बोलते किसे हैं? सूचना मांगने वाले नागरिक के अलावा सबको थर्ड पार्टी बोला जाता है। मतलब जो व्यक्ति सूचना मांगता है ना, उस नागरिक को छोड़ करके बाकी सबको क्या बोला जाता है? थर्ड पार्टी बोला जाता है, या माना जाता है ना। तो दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें चैप्टर नंबर 2 आ गया है ना। आरटीआई में चैप्टर नंबर 2 आ गया, अध्याय 2, है ना। सेक्शन 3 आ गया, है ना। इसमें क्या है दोस्तों? सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार। दोस्तों जो सभी नागरिक है सबको सूचना का क्या है? अधिकार है ना। वो सेक्शन 3 में है। सेक्शन 4 देखते हैं। तो दोस्तों सेक्शन 4(1)(a) में देखते हैं, है ना, क्या है चीज़ें दी गई हैं। इसमें दोस्तों दिया गया है, इस अधिनियम के राष्ट्रपति के मंजूरी मिलने के 100 दिन के अंदर प्रत्येक लोक प्राधिकरण का कर्तव्य होगा। समझ रहे? इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के राष्ट्रपति के मंजूरी मिलने के 100 दिन के अंदर प्रत्येक लोक प्राधिकरण का कर्तव्य होगा। उस चीज़ के बारे में जानकारी किसमें दी गई है? सेक्शन 4 में दिया गया है ना। सेक्शन 4(1)(a) में दिया गया है। अब देखिए हम पॉइंट वाइज इसमें देखते हैं क्या चीज़ें हैं ना। उस प्राधिकरण के पास मौजूद सभी रिकॉर्ड, दस्तावेज आदि सही प्रकार से सूचीबद्ध और अनुक्रमित करना तथा कंप्यूटरीकृत करना तथा ऑनलाइन उपलब्ध कराना, है ना। सेक्शन 4(1)(b) प्रत्येक लोग, है ना, कराना, है ना, ऑनलाइन उपलब्ध कराना। ये किसका है? ये आपका दिया दोस्तों सेक्शन 4(1)(a) में दिया गया है ना, इस अधिनियम के, है ना। राष्ट्रपति के, अगर इस अधिनियम के राष्ट्रपति के मंजूरी मिल गया, उसके 100 दिन के अंदर ही क्या करना है? इन सारी चीज़ों को करना है। किसको? लोक प्राधिकरण को, है ना। उनका कर्तव्य है ये चीज़ें। उस प्राधिकरण के पास मौजूद कोई भी रिकॉर्ड, दस्तावेज आदि सही प्रकार से सूचीबद्ध करें, अनुक्रमित करना और कंप्यूटरीकृत करना तथा ऑनलाइन उपलब्ध कराना एक किसका अधिकार है? लोक प्राधिकरण का अधिकार है। अधिकार नहीं, कर्तव्य है ना। लोक प्राधिकरण का कर्तव्य है कि ऑनलाइन उपलब्ध कराएं, है ना। और अगला है सेक्शन 1(a)(b) में प्रत्येक लोक प्राधिकरण को राष्ट्रपति के सहमति मिलने के 120 दिन के अंदर निम्नलिखित सूचना को प्रकाशित तथा इसके प्रत्येक वर्ष अपडेट करना होगा तथा इसे प्रत्येक वर्ष अपडेट करना होगा। मतलब 120 दिन के अंदर निम्नलिखित सूचना को प्रकाशित करना होगा तथा प्रत्येक वर्ष अपडेट करना होगा, है ना। तो निम्नलिखित देखते क्या चीज़ें हैं भाई, पॉइंट वाइज देखिए, है ना। पहला पॉइंट है उस संगठन या प्राधिकरण के कार्यों और कर्तव्यों का विवरण, उस चीज़ को प्रकाशित करना होगा। दूसरा है उसके अधिकारी एवं कर्मचारी आदि के शक्तियों और कर्तव्यों का विवरण, इस चीज़ को प्रकाशित करना होगा लोक प्राधिकरण को, है ना, उनका कर्तव्य है। और तीसरा उस प्राधिकरण में निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है तथा पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व किस प्रकार तय किया जाता है, उस चीज़ को प्रकाशित करना होगा। चौथा पॉइंट है ना, उस प्राधिकरण ने अपने कार्यों के निर्वहन हेतु जो मानदंड निर्धारित किया है, यानी वेतन, उसका विवरण भी देना होगा, है ना, इसे प्रकाशित करना होगा। और पांचवा पॉइंट है उस प्राधिकरण द्वारा या उसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों निर्वहन के लिए बनाए गए नियम विनियम, है ना, निर्देश नियमावली तथा रिकॉर्ड भी प्रकाशित करना होगा, है ना, समझ रहे हैं। छठवां पॉइंट उस प्राधिकरण के नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण भी प्रकाशित करना होगा, है ना। ये भी क्या है,
उस प्राधिकरण है ना, लोक प्राधिकरण का क्या है, कर्तव्य है ना। किसमें बताया गया, वो सेक्शन 41A में बताया गया भाई, है ना, सेक्शन 41A में, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, कर्तव्य बताए गए लोक प्राधिकरण के, है ना। उस प्राधिकरण के द्वारा उसके नीति निर्माण या कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श लेने की व्यवस्था का विवरण, है ना, वो सारी चीज़ें क्या करना होगा, है ना, कहीं ना कहीं दिया है। अगला, है ना, अगला पॉइंट, है ना, तो 8वां पॉइंट जो दिया है, उस प्राधिकरण के कार्यों के संबंध, है ना, कार्यों के संबंध में परामर्श देने के लिए गठित किसी बोर्ड अथवा समिति आदि की सूचना, इस चीज़ को भी प्रकाशित करना होगा। अगला पॉइंट है ना, 9वां, उस प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एक लिस्ट निर्देशिका नाम, पदनाम आदि सहित ये प्रकाशित करना होगा। 10वां है ना पॉइंट, उस प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक सैलरी आदि का विवरण, इसको भी प्रकाशित करना होगा। 11वां है, उस प्राधिकरण को आवंटित बजट, प्रस्तावित खर्च आदि का विवरण, इसको भी प्रकाशित करना होगा। उनका कर्तव्य है लोक प्राधिकरण का, है ना। और उसके बाद में 12वां है, 12वां सॉरी, उस प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे, है ना, चलाए जा रहे सब्सिडी कार्यक्रम एवं लाभार्थियों, है ना, लाभार्थियों का विवरण, है ना, इसको भी प्रकाशित करना होगा। दोस्तों RTI में आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर। बने रहे हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों। RTI में ये आपने अभी तक देखा लोक प्राधिकरण, है ना, यहाँ तक हमने आपको बता दिया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाली है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर। बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।